गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट बाय अखिल हिंदी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें हिंदी का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, जो कि रैनफेड एंड ड्राईलैंड ड्राई फार्मिंग एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट टॉपिक का है, ठीक है, सिलेबस का। तो इसमें सब जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, इनफिल्ट्रेशन है। क्या है इनफिल्ट्रेशन, व्हाट इज़ इनफिल्ट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है और इसमें इसके कैसे कैसे मतलब किस किस तरीके से मेथड हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग इनफिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उनके कैसे किस तरह के मेथड होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग ये सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन में क्या है कि जो इनफिल्ट्रेशन है, इनफिल्ट्रेशन में पृष्ठीय जल सरोवर जो है इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू हॉर्टन 1933, इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय वे ऑफ विच वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि जल का जो मृदा में मतलब वो जल होता है उसका मृदा किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, मतलब इनफिल्ट्रेशन या जल सरोवर प्रक्रिया के द्वारा या किसी भी वे के द्वारा, कोई भी तरीके के द्वारा हम लोग जो वर्षा का जल है पृथ्वी धरातल पे आता है, तो उसको जब वर्षा होती है तो उसको हम किस तरीके से सबसे अधिक जल में अवशोषित कर सकें, ठीक है। मतलब जब भी हम सबसे अधिक उस जल का अवशोषण धरातल में कराएंगे तो यही जो धरातल में अवशोषित होने की प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। व्हेन वाटर फर्स्ट मेक्स इट्स डाउनवर्ड मूवमेंट थ्रू द सॉइल सरफेस इट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। कहने का मतलब यह है कि जब वाटर फर्स्ट में यानी पहली बार जब वो वाटर का डाउनवर्ड में मूवमेंट होता है, मतलब धरातल के नीचे होता है थ्रू द सॉइल सरफेस, यानी कि जो मिट्टी की सतह से होता है, इसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इसको जल का स्रवण कहते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें जो है जल का जो मृदा में मृदा वायु अंतावस्था से होते हुए मृदा में प्रवेश पृष्ठीय जल स्रवण कहलाता है, ठीक। यानी जल का मृदा, वही चीज़ जो भी हमने बताया वही इंग्लिश में था वही हिंदी में है, ठीक। आगे देखते हैं, इनफिल्ट्रेशन इज एंट्री ऑफ वाटर इन सॉइल थ्रू सॉइल एयर इंटरफेसेस, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि मृदा में जो वायु का जल का मतलब जल का मृदा में वायु अंतःस्था से, मतलब वायु के द्वारा और मृदा के द्वारा दोनों का मिश्रण के पश्चात जो अंतावस्था होता है यानी मृदा में जब प्रवेश करता है जल, तो वही को कह रहा है पृष्ठीय जल सरोवर कहलाता है, ठीक। और हाँ देखिए, जल सरोवर क्षमता क्या होता है ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से पूछता है, यानी किसी निश्चित समय। और हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी भी कोई भी राशि हो अगर उसमें हम समय और दर का प्रयोग करते हैं तो वो उसकी क्षमता ही अधिकतर कहलाती है ना। तो किसी निश्चित समय में जल जिस दर से भूमि में प्रवेश कर रहा है वह पृष्ठीय जल सरोवर क्षमता कहलाता है। वाटर इनटेक कैपेसिटी और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। इनटेक मतलब अंदर जाना और कैपेसिटी यानी क्षमता हो गया, वाटर यानी जल का अंदर जाना वही है, ठीक है। तो वर्षा का जो जल है जितनी अधिक मात्रा में मृदा द्वारा शोषित हो जाएगा, मृदा कटाव उतना ही कम होगा, अर्थात अवधावन की मात्रा कम हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे बारिश होती है हम लोग देखते हैं, तो बारिश होती है तो जैसे ही धरातल में पृथ्वी पर पानी की बूंदें गिरने लगती हैं, जितनी तेज़ वर्षा होती है उतनी ही तेज़ के साथ में पानी का बहाव शुरू हो जाता है धरातल पर, क्योंकि मिट्टी को सूखने के समय मिट्टी में जल को सूखने का समय यानी अवशोषित करने का समय ही नहीं मिलता है, और अन्य जो पानी की बूंदें धरातल पर गिरती हैं उनके द्वारा उनका बहाव तेज हो जाता है। तो जिससे क्या होता है कि इससे मृदा का कटाव भी होता है और अवधावन की मात्रा, वही चीज़ है अवधावन की मात्रा, मृदा कटाव भी उतना ही कम होगा। यानी कहने का मतलब कि जितनी ज़्यादा मात्रा में जल का अवशोषण कर लिया जाएगा, कहने का मतलब अगर अभी हम एक दो गिलास पानी लेके कहीं मिट्टी पे छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है वो पूरा अवशोषित हो जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर एक एक दो ड्रम छोड़ा जाए पानी थोड़े ही क्षेत्र में, तो क्या होता है अवशोषित नहीं होता, वो और दूर तक फैलता जाता है। यानी कि जितनी कम सतह में पानी, जितना कम पानी गिरेगा, मतलब धीरे धीरे गिरेगा,
वो उतना ही अच्छे से अवशोषित होगा। तो इससे क्या होगा, अवधावन की मात्रा कम हो जाएगी। यदि हम पृष्ठीय स्राव को बढ़ा लें तो मृदा कटाव को रोकने में काफ़ी सहायता मिलेगी। पृष्ठीय स्राव का मतलब समझ रहे हैं कि पृष्ठ के द्वारा जल का अवशोषित करना, मृदा पृष्ठ के द्वारा जल को अवशोषित करना, इसमें क्या होता है कि कटाव को रोकने में काफ़ी सहायता मिलती है। हम देखते हैं मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग इन्फिल्ट्रेशन, यानी पृष्ठीय जल स्रोत को बढ़ाने की विधियाँ। पृष्ठीय जल स्रोत को बढ़ाने की विधियों में कई सारी विधियाँ हैं, जैसे आच्छादित फसलों का चयन है, बीज दर में वृद्धि है, और क्या कहते हैं, जुताई व गुड़ाई है, और क्या कहते हैं, कृत्रिम आच्छादन है, और इसी तरीके से कई सारे हैं। मतलब लगभग हम लोग इसमें 12 लगभग टॉपिक देखेंगे। कितने? 12 टॉपिक, समझ रहे हैं। और ये भी टॉपिक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि पेपर में हर साल पूछता है, तो इसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। और इसमें हम लोग अब देखते हैं कि जो भी इसमें मेथड्स हैं, यानी पृष्ठीय जल स्रोत को बढ़ाने की विधियां हैं, इसमें आगे हम लोग देखेंगे उर्वरकों का प्रयोग करके हम लोग जल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएं, जल स्राव बढ़ाएंगे, और जीवांश पदार्थों एवं फसल अवशेषों का प्रयोग करके, ठीक, मृदा को सुखाना और नम करना, ठीक है, ये सब इसी में है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक पे। सबसे पहला क्या है, आच्छादित फसलों का चयन। आच्छादित फसलों का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ कवर जो क्रॉप्स होती हैं, मतलब हम ऐसी फसलों का चयन करें जिससे कि जो अधिक से अधिक मृदा की सतह को कवर कर सकें। यानी कि जैसे देखिए, कोई भी वृक्ष होता है तो वृक्ष ज़्यादा दूर तक उसकी शाखाएं फैले होने के कारण क्या होता है कि वो उस पे जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो डायरेक्ट मृदा पे नहीं गिरती हैं, वो पहले पत्तियों पे गिरती हैं, तत्पश्चात वो भूमि पर आती हैं, धरातल पे आती हैं। जिससे क्या होता है कि मृदा का अवधावन मतलब नहीं होता है, और मृदा का कटाव भी नहीं होता है, और मृदा के जो रंध्रकूप होते हैं वो भी बंद नहीं होते हैं। तो इससे बहुत बढ़िया हमें सहायता मिलती है। तो हम लोग देखेंगे आच्छादित फसलें जो होती हैं, खेत के अंदर वर्षा जो द्वारा जो रंध्रकूप बंद होते हैं, यानी अगर डायरेक्ट वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो अगर खेतों में गिरेंगी तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फसलें हैं, फसल तो पर रहेगी नहीं, तो वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो इधर उधर छिटक बिटक जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, रंध्रकूप जो होंगे उसके छिद्र होंगे वो बंद हो जाएंगे। तो आच्छादन प्रदान करके रंध्रकूपों को बंद होने से रोकती हैं। यानी अगर अभी हम वहाँ पे आच्छादित करने वाली फसलों को लगा दें, यानी कि जिसकी शाखाएँ, जिसकी वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा फैली होती हैं, तो वो डायरेक्ट वर्षा की बूंदों को भूमि पर गिरने से रोक देंगी, ठीक, जिससे जल जराव भूमि में बढ़ जाएगा। ठीक, साथ साथ खुली खेती की तुलना में फसल वाले खेतों में पानी पौधों के कारण कम गति से बह पाता है, अतः इस समय में पानी द्वारा मृदा द्वारा अवशोषित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ है, ठीक है, अगर एकदम समतल है तो उस पे अगर हम मान लो कोई टेबल है, तो टेबल पे हम कोई गोली वस्तु छोड़ते हैं, गोल वस्तु छोड़ते हैं, तो वो धीरे धीरे ढलती हुई चली जाएगी। लेकिन वहीं पे हम बीच बीच में इसे कांटा टाइप का इधर उधर कुछ भी रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे नहीं आएगी, वो रुक रुक के आएगी। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, खेतों में अपने पौधे लगा देंगे, पौधों को जो है फसलें, आच्छादित वाली फसलें लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि पानी का जो बहाव होगा वो कम हो जाएगा, और मृदा का अवशोषण क्षमता करने का समय भी मिलेगा, जिससे वह अधिक से अधिक अवशोषित करेगा। अतः ऐसी फसलों का चयन जो भूमि को अधिकाधिक आच्छादन प्रदान करे, खेत के अंदर उगानी चाहिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब अगला नंबर, बीज दर में वृद्धि, यानी बीज दर में जो वृद्धि करना है, बीज दर में वृद्धि यानी इंक्रीज इन द सीड रेट, यानी कि जो बीज की दर की वृद्धि है, हम बीजों की संख्या को बढ़ाएंगे तो किससे, इससे क्या होगा कि उसमें खेत की जो सघनता है फसलों की वो बढ़ जाएगी, और सघनता बढ़ने के पश्चात वो मृदा को और ज़्यादा ढक लेंगे, जिससे कि मृदा का क्षरण नहीं होगा, और रंध्रकूप भी बंद नहीं होंगे, ठीक है। और वही है, बीज दर में वृद्धि फसल के प्रारंभ में ही खेत को आच्छादन प्रदान करके खेत में वर्षा द्वारा रंध्रकूप बंद होने से बचाती है, ठीक। उसके बाद आते हैं जुताई व गुड़ाई, यानी टीलेज एंड होइंग। जुताई व गुड़ाई करके हम लोग भी खेत में जल अवशोषण क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। यानी जितना, अगर खेत समतल रहेगा तो उस पर वर्षा की बूंदें आएंगी, गिरेंगी, लेकिन अवधावन शुरू हो जाएगा क्योंकि वो समतल रहेगा। उस पर वो वर्षा का जल जो रहेगा पहले तो भरा होगा, भरा होने के बाद बहने लगेगा जब वो, और जब खेतों की जुताई या गुड़ाई कर देंगे हम, तो उसमें क्या होगा, जल अवशोषण क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि मृदा जो होती है
उसके जो कण होते हैं उसकी संरचना अच्छी हो जाती है और मृदा अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। तो खेत की जुताई व गुड़ाई भी मृदा जल स्राव को बढ़ाते हैं। कम जुताई की संख्या की तुलना में अधिक जुताई की संख्या से जल स्राव दर को अधिक करते हैं। उथली जुताई से गहरी जुताई की तुलना में कम मृदा जल स्राव होगा। यदि जुताई एक ही स्थान पर करते रहें तो मृदा जल स्राव कम होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एक ही सतह पर करते रहेंगे जुताई, तो मृदा जल स्राव क्या होगा, कम होगा, मृदा जल स्राव अधिक नहीं होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको खेत में अलग अलग गहराई पर जुताई करनी चाहिए। मतलब कुछ दूर पे, मतलब इतनी गहराई हमेशा एक ही सतह पे नहीं करना चाहिए, गहराई कम ज़्यादा करते रहनी चाहिए। ठीक, करते रहने से क्या होता है, उसकी जल अवशोषण क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। खाली खेतों की, तो खेत में अलग अलग गहराई पर जुताई करनी चाहिए। खाली खेतों की यदि गर्मियों में जुताई की जाए, ठीक, खाली खेत है उसको हम गर्मियों में जुताई कर देंगे तो उससे क्या होगी, खेतों की मृदा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जो नमी है, मृदा जो नमी है वो नष्ट हो जाएगी और वर्षा ऋतु में ये अधिक से अधिक पानी की मात्रा को अवशोषित करेंगे। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि अधिक गहरी जुताई करने पर अधिक जल स्राव व बिना जोती भूमियों में कम जल स्राव होता है। इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि जो आगे का हमारा टॉपिक है उसमें ऐसा किए हैं कि जो मतलब वर्षा ऋतु में ये कैसे होती हैं, अगर हम अधिक जुताई गर्मियों में कर देंगे तो उसकी नमी नष्ट हो जाएगी पहली बात तो। और फिर जब वर्षा आएगी, जब उसमें वर्षा की बूंदें गिरेंगी, वर्षा के जल पहुँचेंगे, तो वो पूरा पूरा मतलब बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि अधिक गहरी जुताई करने पर अधिक जल स्राव व बिना जोती भूमियों में कम जल स्राव होता है। जैसा कि हम तालिका के द्वारा समझाते हैं आपको। जैसे कोई जुताई नहीं हुई है, इधर ट्रीटमेंट किया गया है, मतलब ट्रीटमेंट मतलब कोई जुताई नहीं किया गया, नो प्लाविंग कंट्रोल, तो इसका जो ये इन्फिल्ट्रेशन इन इंच आवर में है, मतलब 0.77 इंच पर आवर होता है। ठीक है, और जो अगर हम 3 गहरी जुताई कर दें, मतलब 3 डेप्थ तक, तो क्या होता है, 0.19 बढ़ जाता है, 0.90। ठीक है, और अगर 6 गहरी जुताई कर दें, प्लाविंग एट 6 डेप्थ, तो क्या होता है कि 1.30 इंच पर आवर की दर से जल स्राव बढ़ जाता है। ठीक, कभी कभी अत्यधिक जुताई भी जल स्राव को कम कर सकती है। मतलब कि ये ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अगर हम बहुत ज़्यादा जुताई भी कर सकते हैं तो जल स्राव तो बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है, कृत्रिम आच्छादन का प्रयोग, यूज ऑफ मल्च, हमने आपको भी बताया था कि हम लोग इसके भी कृत्रिम आच्छादन का प्रयोग पढ़ेंगे। तो खेत में पृष्ठीय जल स्राव को बढ़ाने के लिए कृत्रिम आच्छादन या मल्च का प्रयोग भी करते हैं, लाभदायक है। मल्चिंग यानी हम लोग जानते हैं, हम लोग नमी को बचाने के लिए भी मल्च का प्रयोग करते हैं। वनस्पतियों यानी कि खरपतवार जो उगते हैं पौधों के पास, अगर हम उनके किनारों पर मल्चिंग कर देते हैं तो वहाँ पे खरपतवार भी नहीं उगते हैं, जिससे हमारे पौधे को बहुत अधिक लाभदायक सहायता प्रदान होती है। तो उसी तरीके से हम लोग मल्च का प्रयोग करके खेतों में जल अवशोषण क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। जल संवर्धन दर को क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी अधिक सहायता मिलती है। खेत के अंदर फसलों को या वृक्षों की पत्तियों या पॉलीथीन की चादर बिछाने को मल्च कहते हैं। हाँ, मल्च भी जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं। या वर्षा की बूंदों द्वारा आक्रमण को भूमि की सतह पर सीधा होता है जो सीधा होता है, मतलब डायरेक्ट, जैसे वर्षा की बूंदें होती हैं वो पृथ्वी धरातल पर गिरती हैं तो उसको बचाती है, रोकती है कि यहाँ डायरेक्ट धरातल पर ना गिरे। अतः जल स्राव भूमि से बढ़ जाता है, यानी भूमि का जल स्राव जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त वर्षा के पानी के बहाने में रुकावट करती है, जो अतः मृदा को जल सोखने का समय और अधिक मिल जाता है। हम आगे देखते हैं उर्वरकों का प्रयोग। उर्वरकों के प्रयोग से फसलों की शीघ्र व अधिक वृद्धि होती है, अतः वर्षा के हानिकारक प्रभाव जो जल स्राव से होते हैं उर्वरकों के प्रयोग से कम हो जाते हैं। ठीक, उर्वरकों के जो प्रयोग से फसलों की शीघ्र व अधिक वृद्धि जानते हैं। अगर हम फसलों को उर्वरक पर्याप्त मात्रा में देते रहेंगे समय समय पर, तो उसका क्या होगा कि उसका वृद्धि जो होती है शीघ्र और अधिक वृद्धि करती है। और वर्षा के जो हानिकारक प्रभाव जो जल स्राव से होते हैं उर्वरकों के प्रयोग से कम हो जाते हैं। यानी जब उनका वृद्धि हो जाएगा तो वो डायरेक्ट वर्षा की बूंदें भी धरातल पर नहीं गिरेंगी। सब पूरा टॉपिक वही से रिलेटेड है कि वर्षा की बूंदों को डायरेक्ट धरातल पर न गिरने दें, और अगर गिरती भी हैं तो उनका अधिक से अधिक अवशोषण कैसे किया जा सके भूमि के अंदर। ठीक है, सब पूरे टॉपिक में यही चीज़ें हैं। आप इसको अपने से भी बना के लिख सकते हैं। तो अधिक वृद्धि होने पर भूमि पर निरंतर जल की मात्रा कम होती है।
ठीक है। साथ साथ उर्वरकों को मतलब जब उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो जड़ वातावरण जो जब वो विकसित करेंगे तो जल का शोषण भी करेंगे। तो जब भूमि में निरंतर जल की कमी होती है जिससे वर्षा के समय में ये अधिक पानी को सोखने में सहायता होती है करती हैं। जीवांश पदार्थों एवं फसल अवशेषों का प्रयोग। जीवांश पदार्थों के प्रयोग या फसल के अवशेष खेत में छोड़ने से जल स्राव मृदा में बढ़ता है। इस प्रकार का प्रयोग म्यूकल एंड स्किफ ने बताया। उन्होंने खेतों में कपास की पत्तियों व फूल के डंठलों की 2 से 6 तक सतह बिछाकर यह निरीक्षण किया कि जल स्राव दर 3.6 से 12 प्रतिदिन की दर से बढ़ जाती है। यानी जीवांश पदार्थ हम लोग जानते हैं, जैसे उसमें आ गया जीवांश पदार्थ में कई सारे आते हैं, सड़े गले पौधे पत्तियाँ आ जाती हैं, वनस्पतियाँ आ जाती हैं, वनस्पतियों के अवशेष आ जाते हैं। ठीक है। तो इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, बिछावन के रूप में प्रयोग कर देते हैं खेतों में, जिससे कि उसमें क्या होता है कि जो जल स्राव मृदा जल स्राव होता है, जल स्राव मृदा में बढ़ जाता है उसकी मात्रा। देखो किसने बताया, म्यूकल एंड स्किफ ने बताया, कब 1955 में। उन्होंने ये भी प्रैक्टिकल किया कि कपास के हम लोग पत्तियों को व फूल के डंठलों को अगर मतलब 2 से 6 तक सतह बिछा कर निरीक्षण उन्होंने किया कि जल स्राव दर जो होता है वो 3.6 से 12 मतलब 12 प्रतिदिन की दर से बढ़ती है और जल स्राव पर इसका प्रभाव 6 वर्षों तक रहता है। ठीक है। यानी 6 वर्षों तक इस पर कोई हमका और अधिक से बिछावन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विलियम्स एंड डोनिन 1960 में बताया कि जीवांश खादों की तुलना में फसलों के अवशेष प्रयोग कर पर जल स्राव दर अधिक होती है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है। हम लोग तालिका के माध्यम से फिर समझते हैं कि किस तरीके से ये बता रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तालिका में कार्बनिक पदार्थ एवं फसलों के अवशेष का मृदा जल स्राव पर प्रभाव दिया है। यानी अगर उपचार करते हैं तो उपचार में देखते हैं कि ये परती अगर छोड़ देते हैं तो परती जब छोड़ते हैं तो शुष्क भार पौधे पर एकड़ कुछ नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जो जल स्राव दर प्रति मिनट यानी सब पर 100 वर्ग फीट में होता है, पर 100 वर्ग फीट में कितना होता है, 0.73 होता है। जबकि मक्का की जड़ का अगर हम बिछावन में रूप में प्रयोग करें तो उसको यह होता है 1.15 होता है एक। और अगर मक्का के अवशेष की बात करें, ठीक, कॉर्न क्रॉप रेसिड्यूज जो होते हैं वो कितना होता है, 5980 कितना 5980 पाउंड पर एकड़ में कितना हो जाता है इसका 1.56 प्रति मिनट में 100 वर्ग फीट होता है। ठीक। कपास के अवशेष में देखते हैं 7300 और इसका जो होता है 1.07 होता है। जबकि लोबिया हमारी खाद, लोबिया को हम लोग क्या कहते हैं, काउपी कहते हैं, और हरी खाद को ग्रेन मिन्योर कहते हैं। ठीक है। तो कितना होता है इसमें 5033 होता है और 0.78 होता है। ठीक है। तालिका में कपास का अवशेष की तुलना में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो कह रहा है ये कपास की तुलना में अवशेष की तुलना में मक्का की जो अवशेष होते हैं उस पर अधिक हो रहा है ना। ये देखिए इसमें कपास का अवशेष ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मक्का के अवशेष जो है उसको कम, लेकिन मक्का के अवशेष जो हैं वो ज़्यादा 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 मतलब जल स्राव दर प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है। और वो देखते हैं 7वें नंबर पे आता है मृदा को सुखाना व नम करना। सिंचित भूमियों को मृदा यदि अत्यधिक सूखने पर सिंचित करें तो उनमें जल स्राव दर बढ़ती है। ठीक है। कितना बढ़ती है, यदि मृदा को जब हम लोग क्या करते हैं सिंचित भूमियों को, यदि जैसे कोई सिंचित भूमि हमेशा से है लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं सुखा दें। जैसे अभी देखिए आप लोग कहीं बहुत समय से वर्षा तालाब वालाब भरा हो, मतलब वर्षा के जल द्वारा तालाब से भरा, लेकिन उस तालाब को पूरे संपूर्ण तालाब को सुखा दिया जाए। सुखाने के पश्चात यदि हम उसमें जल का पुनः भराव करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सूखेगा, उस बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है। ये प्रैक्टिकल मैंने भी ट्राई किया है, इसी वजह से आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने इसको अनुभव किया, देखा है। ठीक। लवड़ों का प्रयोग क्षारीय भूमियों में अगर लवण मिला दिए जाएँ तो उनमें जल स्राव बढ़ता है। इस प्रकार का प्रयोग एलिशन 1964 ने क्षारीय भूमियों को सुधार में करने में किया। इसने एलिशन ने 1964 में जो भी क्षारीय भूमियाँ होती हैं उनको सुधारने के लिए प्रयोग किया। ठीक है। और क्षारीय भूमियों में अगर लवण को मिला दिया जाए तो क्या होगा, जल स्राव दर बढ़ जाएगा।
कंटूर क्रॉपिंग हम लोग जानते हैं, ये अधिकतर पहाड़ी एरियो में ही किया जाता है। कहने का मतलब कंटूर क्रॉपिंग में क्या होता है कि ढाल के विपरीत दिशा में हम लोग खेती करते हैं ना। ये तो वैसे भी निश्चित है कि ढाल के विपरीत दिशा में खेती करेंगे तो मृदा की जो जल स्राव होती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम पहाड़ों के, अब ढलान है, ढलान के विपरीत दिशा में अगर हम लोग वो फसल को उगा देंगे तो जल का जो स्राव होगा, मतलब मान लो ऊपर से जल का बहाव शुरू हुआ, लेकिन हम लोग अगर भी पूरा कोई वनस्पति ना हो तो जल बहुत तेजी के साथ नीचे की ओर आएगा। परंतु अगर हम लोग कोई वनस्पतियों को, फसलों को लगा देते हैं तो वो उसके अब बहाव को कम करेंगी, जिससे कि जल स्राव दर बढ़ जाएगा। ठीक है। खेतों को समतल बनाना के लेवलिंग ऑफ फील्ड में हम लोग देखेंगे कि खेतों को अगर समतल बनाना यानी मृदा जल स्राव की दर को बढ़ा देता है। कहने का मतलब अगर हम जैसे कोई कहीं की खेत जो भूमि है ऊबड़ खाबड़ है, कहने का मतलब ऊबड़ खाबड़ जैसे ऊंची नीची भूमि होती है, तो उसको हम लोग जुताई करके एक समान कर देते हैं, एक समतल सतह बना देते हैं। ठीक। और जब जुताई और उसको कर देते हैं तो क्या होता है कि मृदा को जल स्राव की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि समतल भूमियों पर अधिक देर तक जल ठहरता है, अतः अधिक मात्रा में भूमि द्वारा जल अवशोषित हो जाता है। अगला 11 नंबर हम लोग देखते हैं। 11 नंबर में बुआई के तरीके, मेथड्स ऑफ सोइंग, यानी बुआई के तरीके पे भी निर्भर करता है क्या, जल स्राव दर। जल स्राव दर जो होता है, मृदा जल स्राव दर, वो बुआई के तरीकों पर भी निर्भर करता है। खेत में फसल इस प्रकार से बोनी चाहिए कि खेत की सतह पर जल अधिक से अधिक रुके। अधिक से अधिक जल को रोकने के लिए हमें बुआई को इस तरीके से करें जिससे कि जल बहुत अधिक समय तक खेतों में रुका रहे। ठीक। कतारों में फसल बोने पर छिटकुआं विधि की तुलना में अधिक देर तक पानी सतह पर रुकता है, यानी कि अगर हम कतारों में फसल को बोएंगे तो जल का अधिक समय तक रुकना संभव है, जबकि छिड़काव विधि से अगर हम लोग करते हैं तो उसमें दूरी भी नहीं निश्चित होती है और उसका जो स्पेसिंग होता है वो भी नहीं निश्चित होता है, जिस कारण से पानी के रुकने की संभावना भी बहुत कम होती है ना। तो अतः मृदा जल स्राव दर बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त खाइयों में बुआई, यानी जो ट्रेंचेस होते हैं, ट्रेंचेस में बुआई हम लोग सोइंग कैसे करते हैं, जैसे गन्ना आदि की विधि द्वारा में जल स्राव की दर बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में खेत के अंदर यदि हम पट्टियों में, अर्थात एक पट्टी से अधिक वनस्पति आच्छादन वाली जब फसलें व दूसरी में कम वनस्पति आच्छादन वाली फसलों का प्रयोग करें तो इससे जल स्राव दर बढ़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि खेत के अंदर जैसे हम लोग खेत में बुआई किया तो एक पट्टी में जिसमें अधिक से अधिक वनस्पति, जिनमें वनस्पतियों का बहुत अधिक विकास होता है, उन फसलों को बुआई करें, जबकि दूसरी पट्टी में कम वनस्पति वाली फसलों का बुआई करें तो क्या होगा, जल स्राव दर बढ़ता है। ठीक। फसल की कटाई की विधियाँ जो होती हैं, यानी मेथड्स ऑफ क्रॉप हार्वेस्टिंग होता है, हम लोग फसलों कटाई जो है यह विधि से, मतलब इस विधि से करना चाहिए जिससे कि फसल के अधिकाधिक अवशेष खेत में छोड़ दिए जाएं, क्योंकि अगर अवशेष छोड़ दिए जाएंगे तो जल स्राव को मृदा में बढ़ाते हैं। ठीक है। जो अवशेष होते हैं वो क्या करते हैं, जल स्राव को मृदा में बढ़ाते हैं। हमने इसके पहले भी पढ़ा था जीवांश और अवशेषों का, फसल अवशेषों का प्रयोग, है ना। तो फसल अवशेषों का अगर हम लोग कटाई करते समय ही फसल अवशेष को खेत में छोड़ देंगे तो क्या होगा, इससे अधिक से अधिक जल अवशोषण होगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिले। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या PDF पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। यदि और आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।